एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये 13 फेब को है, यानी आज से आपके पास 15 डेज रिमेनिंग है। सो इन 15 डेज में आपको किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी है, किस तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, किस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन देने के चांसेस है, तो ये सारी चीजें हम हमारे कोर्स में आपको और हर एक स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो हमारे कोर्स में हम आपको सारे सब कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, नोट्स, एमसीक्यूज, रिवीजन पीडीएफ, जिससे कि आप इजीली हम आपको गारंटीड सिलेक्शन देते हैं। यानी अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल से स्टडी करते हो तो हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो उसके लिए आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है या फिर हमारे इस ऐप पर, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। इस ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां से वन क्लिक में ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो आपका स्टडी मटेरियल है पेपर 1 पेपर 2 के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये कॉमन होने वाला है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं। हम आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएंगे। देन मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 40 एमसीक्यूज है, उस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में 400 एमसीक्यूज यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। देन नेक्स्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपलेस्ट वे में हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी हर एक टॉपिक में डाउट्स है, अगर आप एक बारी नोट्स के थ्रू उसको रीड कर लेते हो तो वहां पर आपका डाउट, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स में हमने के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट है वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को, उन वर्ड्स पर फोकस कर सको। देन उसके बाद पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करा है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। तो सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है, इससे आपको 100% हम पासिंग गारंटी देते हैं कंटेंट के थ्रू कि हमारे कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर अगर आप हमारे ऐप के थ्रू कंटेंट को एक्सेस करते हो तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। ऐप पर हमारा प्रॉपरली हर एक चीज आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको एक ही जगह पर ऐप पर मिल जाएगा। आपके पास एक्सेस होगा, आप जब भी चाहो वहां से आप रीड कर सकते हो। आपके सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर ऐप पर इजीली अवेलेबल होगा। तो ऐप के लिए लिंक भी हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है हमारे ऐप पर, तो आप वहां से डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस करिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मीन, मीडियन एंड मोड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी क्या होते हैं। सो रिमेंबर, मीन, मीडियन एंड मोड आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन, मीडियन एंड मोड का यूज करते हैं। सो पहले हम देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, एंड देन उसके बाद हम ये तीनों भी टर्म्स देखेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी वो टर्म होता है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की टिपिकल और यू कैन से मिडिल और सेंट्रल वैल्यू को बताती है। अब मान लो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आपने कुछ डेटा कलेक्ट करा और आपका जो डेटा है कुछ इस तरीके से
स्प्रेड आउट है। तो आपने आपका जो डेटा है आपने कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, आपने कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी वर्ड से आपका वर्ड बना है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आपके पास डेटा है, आपने उस डेटा को कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट करा और इस डेटा में जो मिडिल और जो सेंट्रल वैल्यू होंगी ये हो जाएगी आपकी सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी टर्म्स का यूज करते हैं। अब मीन क्या होता है? मीन जिसको हम ये भी कहते हैं कि एवरेज वैल्यू। अब मान लो मेरे पास कोई 3 वैल्यूज है x1, x2 एंड x3। अब मुझे इन वैल्यूज का मीन निकाला है तो मैं कैसे निकालूंगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों भी वैल्यूज को ऐड कर और जितने वैल्यूज है उससे मैं डिवाइड कर दूंगी। सो ये मेरी हो जाएगी मीन। अब मीडियन क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा है उसकी मिडिल वैल्यू। अब जैसे मेरे पास ये डेटा था x1 प्लस x2 प्लस x3, इस डेटा में मेरी मिडिल वैल्यू हो जाएंगी x2। अगर मैं लेफ्ट साइड से देखती हूँ तो मैं सेकेंड नंबर पर जो वैल्यू आती है वो x2 आती है और राइट साइड से भी जो मैं वैल्यू देखूंगी सेकेंड नंबर पर मेरा x2 आएगा। तो इस डेटा में मेरी जो मिडिल वैल्यू होंगी वो होंगी x2। मीडियन क्या होता है? आपके डेटा की मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। एंड मोड क्या होता है? आपके डेटा में एक ऐसी वैल्यू और एक ऐसी क्वांटिटी जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अब मान लो मेरे पास एक डेटा है x1 प्लस x1 x2 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 x3 x4। अब ये मेरे पास जो डेटा है इसमें एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? x2 x2 एंड x2, ये मेरी 3 बार ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इस केस में मेरी जो मोड की वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएगी x2। तो मीन, मीडियन एंड मोड को मेजर करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। सो मीन, मीडियन एंड मोड आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड गिवन नहीं है। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे क्वालिटेटिव किसी चीज की क्वालिटी बताता है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास डेटा। और फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग मतलब कुछ प्रिडिक्ट करना, कुछ गेस करना। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस क्या होता है? कि कुछ सोच समझकर गेस करना। अब जैसे मैंने सोच समझकर ये गेस कर लिया कि जो एक पर्टिकुलर डिसीज है उस डिसीज के अगेंस्ट मैं ये ड्रग दूंगी तो हो सकता है ये ड्रग लेने से ये डिसीज क्योर हो जाए। तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी गेस करने के लिए, मैं अपने जो भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैंने गेस किया है वो इंफॉर्मेशन मेरे पास टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में हो जाएगी। तो उसी तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी हमारे पास डेटा होता है वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एजुकेटेड गेस ये आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसेंसस। एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसेंसस का मतलब होता है कि कमेटी को बुलाया जाता है और उस कमेटी में जैसे कोई भी कमेटी हो सकती है उसमें 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाया जाता है। कोई हो सकता है उसमें किसी डिसीज के बारे में, कोई पॉलिसी के बारे में, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी उस पर्टिकुलर ग्रुप में डिस्कशन होगा, उनके लोगों के एक्सपर्ट्स के ओपिनियन जानेंगे और उसके बेसिस पर कोई कंक्लूजन पर आएंगे। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी सेंसस में जो भी डिस्कशन होंगे, जो भी उनके ओपिनियन होंगे वो अगेन उनके पास टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी। तो ये भी आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड में आ जाएगा। देन ऑप्शन सी, डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड क्या होता है? जिसमें आप एक्सपर्ट से सर्वे कराते हो। एक्सपर्ट से सर्वे कराया जाता है जिसमें एक ग्रुप बनाया जाता है और उन ग्रुप में उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट को आपने बुलाया है सो उनका आपने इंटरव्यू लिया है, एक ग्रुप बनाया है, 4-5 हार्ट स्पेशलिस्ट को आपने बुलाया है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप डिस्कशन करोगे, उनके ओपिनियंस जानोगे। सो यहाँ पर क्या होता है? डेल्फी मेथड में एक राउंड बनाया जाता है जिसमें एक क्वेश्चनर प्रोवाइड किया जाता है। सारे लोगों को एक क्वेश्चनर प्रोवाइड किया जाता है और उस क्वेश्चनर में रिस्पोंडेंट्स को, जो भी एक्सपर्ट्स होंगे, उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करा जाता है और उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के बाद ग्रुप में डिस्कशन होते हैं उनके रिस्पॉन्स पर। सो डेल्फी मेथड में भी जो भी डिस्कशन होंगे वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में हो जाएंगे। सो ये भी आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, लीनियर रिग्रेशन मेथड।
लीनियर रिग्रेशन मेथड में रिमेंबर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये नंबर्स के फॉर्म में होंगी, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है और आप उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को आप कुछ ग्राफ में इस तरीके से स्प्रेड करते हैं। आपके पास कोई डेटा होता है, वो डेटा इस तरीके से स्प्रेड आउट रहता है एंड देन आप उसको एक लीनियर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उसके बेसिस पे आप देखते हो कि आगे क्या होगा। आपके पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, तो आप गेस करते हो। जैसे ये मार्केटिंग में ज्यादा यूज करा जाता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, आगे कितना लॉस हो सकता है, ये जानने के लिए। तो लीनियर रिग्रेशन मेथड ये आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड नहीं होगा, बल्कि ये आपका क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी हमें यही पूछ रहा है, विच इज नॉट क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड नहीं होगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लीनियर रिग्रेशन मेथड। नेक्स्ट, the steps taken to solve a problem are given below. Arrange them in a correct order. First, analyze. Second, test. Third, implement. Then evaluate, document, design, and last is develop. इस क्वेश्चन में हमें हम रिसर्च में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके स्टेप्स गिवन हैं और जो स्टेप्स हैं उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो जैसे हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अब मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है कोविड डिसीज है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब कोविड डिसीज नहीं आई होंगी तो रिसर्चर ने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर ने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, कैसे फॉलो किया, कैसे सीक्वेंस में फॉलो करा, हमें वो करेक्ट ऑर्डर अरेंज करना है। अब मान लो हमने जैसे देखा अभी कोविड एक प्रॉब्लम है, देन जब ये प्रॉब्लम आई होंगी तो फर्स्ट स्टेप में रिसर्चर ने इसको एनालाइज किया होगा, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया होगा। तो एनालाइज आपका फर्स्ट स्टेप में आया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में एनालाइज आएगा आपका, मतलब कोविड को किस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिन जिन लोगों में कोविड डिसीज देखी गई उनको ऑब्जर्व किया होगा, उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही होंगी। तो एनालाइज ये आपका फर्स्ट स्टेप में आएगा। एनालाइज करने के बाद, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद देन आप उसको डिजाइन करोगे। डिजाइन आपका सेकंड स्टेप में आएगा। डिजाइन क्या होता है? डिजाइन का मतलब होगा कि आप आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, कौन कौन से मेथड्स यूज करने वाले हो, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आप मेथड चूज करोगे, आप प्लानिंग करोगे। डिजाइन का मतलब ये होता है कि प्लान करना, कुछ प्लानिंग करोगे आप यहाँ पर। देन डिजाइन करने के बाद आप डेवलप करोगे उस प्रॉब्लम को। डेवलप का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है, से क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। क्या मैं ऐसा करूँ तो उसका ये सोल्यूशन निकल कर आएगा, क्या मैं ये ड्रग बनाऊं या फिर मैं वैक्सीन बनाऊं तो ये डिसीज और ये प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। ओके, तो मैं डिजाइन करने के बाद मैं उस प्रॉब्लम को डेवलप करूंगी। तो डेवलप आपका थर्ड पर आएगा। देन उसके बाद डेवलप करने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट आपका फोर्थ नंबर पर आएगा। ओके, मतलब आप टेस्ट करोगे, आप कुछ लोगों को वो ड्रग या फिर वो वैक्सीन देकर देखोगे कि उनमें कैसे इफेक्ट हो रहा है, टेस्ट करोगे। ओके, टेस्ट करने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट आपका फिफ्थ नंबर पर आएगा। डॉक्यूमेंट मतलब आपने जो भी देखा है, जैसे कि अपने कुछ पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को आपने ड्रग देकर देखा, कुछ को वैक्सीन देकर देखा और देखा कि उनकी बॉडी में कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्या उन जो कोविड प्रॉब्लम है क्या उनसे क्योर हो रहे या फिर नहीं हो रहे वो ड्रग और वैक्सीन लेने से। आप ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट करने के बाद उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप मेजर करोगे चीजों को, कितने लोग जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ड्रग और वैक्सीन हमने दोनों देकर देखा, तो आप ये देखोगे कि कितने लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं। मान लो 70 लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं और सिर्फ 30 लोग जो है वो वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। सो आपने यहाँ पर ये देखा कि कितने लोग क्या क्या लेने से, ड्रग लेने से और वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। देन इम्प्लीमेंट के बाद, इम्प्लीमेंट आपका 6th पर आएगा। देन लास्ट इज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट आपका 7th पर आएगा। मतलब आप इवैल्यूएट कर दोगे कि यस, अगर कोविड की प्रॉब्लम है तो कोविड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे वैक्सीन बनाया गया, वैक्सीन इफेक्टिव है या फिर ड्रग इफेक्टिव है, ये इवैल्यूएट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो करेक्ट सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन में हमें
नॉन रैंडम सैम्पलिंग का टाइप गिवन नहीं है। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो होती है जिसमें आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करोगे, बल्कि आप आपके कन्वीनियंस, आपके जजमेंट और आपके पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लोगे। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, ये तीनों भी आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड पर्पसिव में आप क्या करते हैं? आपके पर्पस, आपके कन्वीनियंस, आपको लगता है कि मेरे नजदीक, मुझे दिल्ली में, आप दिल्ली में हो तो आप क्या करोगे? दिल्ली के मेंबर्स को लोगे, आप दूसरी सिटी के मेंबर्स को नहीं लोगे आपके सैंपल्स में, क्योंकि आपके लिए कन्वीनियंस है वहां के लोगों से डेटा कलेक्ट करना। सो आपके कन्वीनियंस के बेसिस पर, उसी तरीके से कोटा और पर्पसिव में भी आप सेम ही करते हैं, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग, आपके जजमेंट के बेसिस पर से आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है, तो आप उस तरीके से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो, तो वो आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग का टाइप हो जाती है। बट आपको यहाँ पर ऑप्शन और दूसरा गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, बी एंड सी ये तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। कन्वीनियंस, कोटा और पर्पसिव ये तीनों भी आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप होती है। सो दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, for nominal data the only measure of central tendency that can be applied is, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आपके पास नॉमिनल डेटा है, उस केस में आपको उस डेटा को मेजर करना है, देन आप कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करोगे, कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी यूज कर उस डेटा को मेजर करोगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसे हम देखते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। उसमें आपको यहाँ पर गिवन है नॉमिनल। नॉमिनल डेटा, नॉमिनल स्केल में आपके पास जो भी डेटा होगा वो आपके पास नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है, आपको ये याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में आपके पास डेटा नहीं होता है। आप क्या करते हो नॉमिनल डेटा में? लोगों के फीचर्स के हिसाब से, कोई भी चीज के फीचर्स के हिसाब से उनको बस डिवाइड करते हो कैटेगरीज में। ओके, तो जो भी इनके फीचर्स और जो भी सिमिलैरिटीज होंगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस से आप उनको कैटेगराइज करते हो, उनको डिवाइड करते हो। सो ये होता है आपका नॉमिनल डेटा। अब नॉमिनल डेटा को मेजर करने के लिए आप कौन से सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करोगे? सिर्फ और सिर्फ मोड। और मोड क्या होता है? मोड जैसे कि हमने देखा था अभी, मोड का मतलब होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। मोड को हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट भी कहते हैं, आपको याद रखना, मोड को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। आपके पास जो भी डेटा होगा, उस डेटा में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो मैक्सिमम बार, सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वो आपका हो जाएगा मोड के अंदर। ओके, सो उसी तरीके से मोड में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जो भी आपके पास फीचर्स होंगे, जो भी रिपीट हो रही होंगी, तो नॉमिनल डेटा को मेजर करने के लिए आप मोड का इस्तेमाल करोगे। मोड के लिए आपको जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो। रिमेंबर, मोड में आपको जरूरी नहीं होता है कि आपके पास सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में डेटा हो, लेकिन जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन अगर जब आप कैलकुलेट करते हो, मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, मीडियन। मीडियन क्या होती है? आपके पास जो भी डेटा होता है उसमें जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू का आप कहते हो मीन। सो यहाँ पर मीडियन में भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉमिनल डेटा में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है। सो हम इस केस में कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मोड। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोड। नेक्स्ट, the standard error of the mean of a random sample of size 2 or more। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में, अगर आपकी सैंपल साइज 2 और 2 से ज्यादा है तो उस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें यह फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल एन। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है डिफरेंस between population mean and sample mean। ओके, मतलब आपके सैंपल का मीन और जो पॉपुलेशन का मीन, उसमें कितना डिफरेंस है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपका जो स्टैंडर्ड एरर है, वो आपके जो एरर्स होंगे वो ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका एरर होगा। ओके, सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब होता है आपके जो पॉपुलेशन का मीन है और सैंपल का मीन, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अब
स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में का आपका जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। सो यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि आपका पॉपुलेशन का जो डेटा है, पॉपुलेशन में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उसका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। यहाँ पर कैपिटल एन का मतलब होता है आपका सैंपल साइज। ओके, आपके सैंपल साइज क्या है आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं इतना 100 पॉपुलेशन है, मतलब आपके पास 100 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में 100 मेंबर्स है, उसमें से मैं सिर्फ 50 मेंबर्स पर मैं रिसर्च परफॉर्म करूंगी, तो मतलब आपके सैंपल साइज उस केस में हो जाएंगे 50। तो इस तरीके से होता है। सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड कैपिटल एन का मतलब होता है सैंपल साइज। तो ये सब हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन उसके सारे हमने टर्म्स देख लिए उसके फॉर्मूले के। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है सैंपल साइज। सैंपल साइज की आपको वैल्यू गिवन है, क्या हो सकती है, 2 हो सकती है या फिर 2 से ज्यादा हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सैंपल साइज की इंफॉर्मेशन जो भी हमें गिवन है वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू जैसे मैं अज्यूम कर लेती हूँ, मेरे पास जो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू 10 है, सिग्मा मेरे पास 10 है, अंडर रूट ऑफ जैसे हमें गिवन है सैंपल साइज 2 हो सकती है या फिर 2 से ज्यादा हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है 2 के बाद। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, तो 10/2। तो यहाँ पर मेरी हो गई जो मेरा स्टैंडर्ड एरर मीन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 5। मतलब अगर मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली मेरा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की जो वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन से कम आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन का वैल्यू मैंने क्या लिया था, यहाँ पर 10 लिया था, और मेरा जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ रहा है उसकी वैल्यू 5 आ रही है। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू आप जितनी ज्यादा लोगे उतना आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा, जैसे मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू ज्यादा ली थी और मेरा जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ रहा है वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन से इसकी वैल्यू कम आ रही है। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इज ऑलवेज लोअर देन दी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब आपका जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड एरर से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इज ऑलवेज लोअर देन दी, आपकी जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू ऑलवेज कम होगी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स गिवन बिलो इन द प्रॉपर ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। इस क्वेश्चन में हमें सैंपल को सिलेक्ट करने के कुछ स्टेप्स गिवन है और हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। अब सैंपल क्या होता है, जैसे आपको पता है पॉपुलेशन का सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का सबसेट। मतलब पॉपुलेशन का जो कुछ पॉपुलेशन होती है आपका, उसके कुछ पार्ट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, कुछ पार्ट लेते हो जो कि आपका सैंपल बन जाता है और उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो सैंपल आपके पॉपुलेशन का सबसेट होता है। अब आप सैंपल को कैसे चूज करोगे, हमें स्टेप बाय स्टेप सैंपल्स को चूज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं और उन स्टेप में आप आपके सैंपल्स को चूज करते हो। तो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है। सो डिफाइनिंग द पॉपुलेशन आपका फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। अब पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करोगे, अब मान लो मैं ऐसी पॉपुलेशन चूज करूंगी जो स्मोकिंग करे, क्योंकि मुझे स्मोकर्स पर स्टडी करना है जो स्मोकिंग करते हैं, मुझे ये देखना है स्मोकिंग करने से ह्यूमन बॉडी में कैसा इफेक्ट होता है, क्या 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 डिसीज हो सकती है जो लोग स्मोकिंग करते हैं। तो मैं कैसी पॉपुलेशन डिफाइन करूंगी, जो स्मोकिंग करते हैं उन्हीं लोग को चूज करूंगी अपने पॉपुलेशन में। सो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया। देन सेकेंड स्टेप में आप सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करोगे। तो सैम्पलिंग फ्रेम आपका सेकेंड आ जाएगा। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, आपने पॉपुलेशन ले लिया एंड देन आप क्या करते हो, एक लिस्ट बनाते हो और लिस्ट में आपकी जो पॉपुलेशन में जो सारे मेंबर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लिखते हो, उनका पर्टिकुलर आप नेम मेंशन करते हो, उनका इंफॉर्मेशन लिखते हो। तो ये होती है आपकी सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम एक लिस्ट होती है जिसमें आप आपके पॉपुलेशन के जो भी मेंबर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन लिखते हो। देन सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करने के बाद उसके बाद आप सैंपल साइज सिलेक्ट करते हो। तो सैंपल साइज आपका थर्ड स्टेप में आ जाएगा, डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। अब सैंपल साइज क्या होता है कि आप कितने लोगों को सिलेक्ट करने वाले हो। अब मान लो आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें 100 लोग है, टोटल 100 मेंबर्स है, और आप क्या करोगे, आपका जो सैंपल साइज होगा आपको करना है 50 लोगों पर रिसर्च, क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन पर रिसर्च नहीं कर सकते हो, इट इज वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करते हो, पॉपुलेशन के
कुछ ही पार्ट पर, मतलब कुछ ही लोगों पर रिसर्च करते हो। तो सैंपल साइज मतलब आप कितने लोगों पर रिसर्च करने वाले हो। तो थर्ड स्टेप में आपका हो जाएगा सैंपल साइज। सैंपल साइज सिलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद आप सैम्पलिंग मेथड चूज करोगे कि किस मेथड से आप सैंपल परफॉर्म करोगे। जैसे अब मैंने सैंपल साइज सिलेक्ट कर लिया कि मैं 50 लोगों पर रिसर्च करूंगी। देन कौन से मेथड से, क्या मैं प्रोबेबिलिटी लूंगी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर लूंगी या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर सैंपल्स को सिलेक्ट कर लूंगी। सो स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग मेथड ये आपका फोर्थ पर आ जाएगा। एंड लास्ट आपका हो जाएगा सिलेक्टिंग सैंपल। देन आप सैंपल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये हो जाएंगे आपके करेक्ट ऑर्डर सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए। सो ये ऑर्डर आपको ऑप्शन सी में गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if alpha is equals to 0.05 and beta is equals to 0.10, the power of that hypothesis test is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपके अल्फा की वैल्यू 0.05 है एंड बीटा की वैल्यू 0.10 है, देन इस केस में आपकी पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की वैल्यू क्या होगी। पावर ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी दैट द करेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होगा कि आप करेक्टली आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, करेक्ट वे से आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, ये कितने परसेंट चांस होगा, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। अब पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0.10, सो 1 माइनस 0.10 होता है आपका 0.90। रिमेंबर इस क्वेश्चन में बस आपको कंफ्यूज करने के लिए अल्फा की वैल्यू गिवन है, ओके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा, सो 1 माइनस 0.10 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 0.90। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। तो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है कि कितने परसेंट चांस है कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो इस केस में आपका 90% ये चांस होगा कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। नेक्स्ट, coefficient correlation between two groups is -1.09, it indicates A और N। तो इस क्वेश्चन में हमें कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसका नाम होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो ये साइंटिस्ट का नाम है कार्ल पियर्सन्स, इन्होंने एक कोएफिशिएंट दिया था कोरिलेशनल रिसर्च में जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। और एग्जाम में इस कोएफिशिएंट से, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी पूछा ही जाता है। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1.09 है। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इंडिकेट कर रहा है, या फिर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, या फिर कॉज एंड इफेक्ट कोरिलेशन, या फिर कंप्यूटेशन में कुछ एरर्स हो गए। सो आपको याद रखना है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो होता है, इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। सो -1 से +1 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे वो आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को इंडिकेट करते हैं। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेटेड है, उनमें स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो यही इंडिकेट करता है आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। और यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू -1.09 यानी -1 से ज्यादा दिया गया है। सो ऐसी कोई वैल्यू कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट में लाई नहीं करती है। तो यहाँ पर आपकी -1.09 वैल्यू आ रही है, मतलब आपसे कुछ
मिस्टेक्स हुई है कुछ कंप्यूटेशन में। अगर आपने जो आपके पास डेटा आया है, आपने जो डेटा कलेक्ट करा है, आप उसको कंप्यूट कर रहे हैं, मतलब आप उस डेटा को प्रॉपर अरेंज कर रहे हैं, आप उसको टेबुलेशन मोड में फिक्स कर रहे हो। अब जैसे भी आपके पास डेटा आ रहा है उसको आप कंप्यूट कर रहे हो, तो कंप्यूटेशन में आपसे हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, जैसे हम कहते हैं एरर्स इन कंप्यूटेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following statements on testing of hypothesis is always true? इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और ट्रू है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका पी वैल्यू, फर्स्ट होता है पी वैल्यू एंड सेकेंड होता है अल्फा वैल्यू। अब पी वैल्यू क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एरर्स, मतलब कि अगर आपने कोई टेस्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद आपके कितने एरर्स आ रहे हैं, सो वो हो जाएगा आपका पी वैल्यू में। और अल्फा वैल्यू जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। ओके, सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, क्या आप आपके जो एक्सपेरिमेंट है वो टेस्ट में आप अपना कितने परसेंट आपने एरर को अलाउ करा है, कितना आपने एरर अलाउ करा है, कितने परसेंट हो सकता है, कितने परसेंट एरर मैं अलाउ कर दूंगी, इतने परसेंट आप पहले से ये कर देते हो कि मैं इतने परसेंट अपने एक्सपेरिमेंट में टेस्ट में एरर्स अलाउ करूंगी। सो वो आपका आ जाएगा अल्फा वैल्यू में, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अब आपको दो स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू लेस देन अल्फा वैल्यू होती है, मतलब लेस देन सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है, देन उस केस में आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। ओके, देन सेकेंड केस है, आपकी जो पी वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू है, ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस वैल्यू है, देन उस केस में आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, ये दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद रखना है। पी वैल्यू अगर आपकी लेस देन अल्फा वैल्यू है, देन आप उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। पी वैल्यू अगर ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू है, देन उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है when the null hypothesis is rejected at 5%। तो ऑप्शन ए का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको, क्या अगर आपने आपकी नल हाइपोथेसिस को 5% पर रिजेक्ट कर लिया। ओके, मतलब इस केस में आपकी जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू लेस देन 0.05 है। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। 5/100 अगर आप करते हो तो हो जाएगा आपकी 0.05। ओके, अपने नल हाइपोथेसिस में आपका जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो आपने डिसाइड कर लिया कि 5% हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस को मैं एरर अलाउ किया आपने। ओके, तो 0.05 आपका क्या हो जाएगी, आपकी अल्फा वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट केस क्या गिवन है आपको, ऑप्शन ए में फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, आपकी जो नल हाइपोथेसिस आपने उसको 5% पर रिजेक्ट कर लिया। देन इसी ऑप्शन का सेकेंड पार्ट है, it is always rejected at 1% level of significance। मतलब आपकी जो p वैल्यू है इस केस में ये लेस देन 0.01 होंगी। 1% का क्या मतलब होता है, 1/100। 1/100 अगर आप करते तो 0.01 वैल्यू आती है। ओके, सो अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि 0.05 जो वैल्यू है मेरी, ये p वैल्यू उससे कम होगी। ओके, तो मैं क्या ये भी कह सकती हूँ कि 0.01 जो है ये p वैल्यू से कम, 0.01 जो है मेरी p वैल्यू जो है इससे कम ही होगी? नहीं, क्योंकि अगर 0.05 से कम आ रही है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 0.05 से p वैल्यू कम आ रही है, मतलब वो 0.04 हो सकता है, 0.03 हो सकता है, 0.02 हो सकता है। लेकिन सेकंड क्या बोल रहा है, 0.01 से भी कम होगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर 0.02 हो गया तो ये क्या हो गई, ये हाइपोथेसिस तो इनकरेक्ट हो गई, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। देन सेकंड, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 1%। मतलब यहाँ पर आपका p वैल्यू जो होगा, p वैल्यू इज लेस देन 0.01। 0.01 पे आपका जो अपने एरर, ये अल्फा वैल्यू है, ओके, आपने ये एरर अलाउ करा है 0.01 पे, तो यहाँ पर 0.01 से आपकी p वैल्यू कम होगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट में गिवन है ऑप्शन बी का। देन सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब ये अगर p वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएंगे इस केस में, लेस देन 0.05। अगर ये आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है 0.01 से आपकी p वैल्यू कम है, देन ऑब्वियसली 0.05 से भी कम ही होगी।
ओके अगर मैं लेती हूँ 0.08, मान लो 0.08 वैल्यू ले रही हूँ मैं, तो ये 0.01 से कम ही है, या फिर सॉरी 0.00 वैल्यू ले रही हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल 0.00 वैल्यू लिया मैंने। ओके तो मैं 0.00 वैल्यू ले रही हूँ, तो ये 0.01 से कम ही है। ओके तो 0.00 जो वैल्यू है ये तो 0.05 से भी कम है, तो ये तो पॉसिबल है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इट इज करेक्ट अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दैट्स पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। When the null hypothesis is rejected at 1%, it is also rejected at 5% level of significance. So यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। And thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.